सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है मटीरिया मेडिका की हमारी सीरीज़ में लास्ट वीडियो में मैंने नक्सोमिका तक सारी मेडिसिन को कवर कर दिया था और इस वीडियो में हम उसके आगे की मेडिसिन पल्सेटिला से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेज नंबर 250 जब आप ओपन करोगे तो उस पर पल्सेटिला दे रखी है, ठीक है। पेज नंबर 250 ऑफ एलेंस की नोट्स। तो इसको ना विंड फ्लावर भी कहते हैं या वेदर कॉक अमंग रेमेडीज़ भी कहते हैं। डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में ये बात लिखी हुई है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेदरकॉक अमंग रेमेडीज़। फिर एनिमोन है, विंड फ्लावर कहते हैं इसे। चिली थर्मल रिएक्शन होता है, बट पल्सेटिला के थर्मल रिएक्शन में ना एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। कई लोग इसके थर्मल रिएक्शन को चिली बोलते हैं, कई लोग इसके थर्मल रिएक्शन को हॉट बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं इट इज़ नाइदर चिली नॉर हॉट। तो इसीलिए थर्मल रिएक्शन जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता पल्सेटिला के केसेस के अंदर, ठीक है। इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? तो पल्सेटिला का जो मेन की नोट है वो दो हैं इसके मेन की नोट। पहला की नोट है थर्स्टलेसनेस और दूसरा की नोट जो है वो है इसके मेंटल जनरल्स। जहाँ पे भी आपको थर्स्टलेसनेस अलॉन्ग विद दोज मेंटल जनरल्स जो पल्सेटिला को सिंबलाइज कर रहे हैं वो चीज़ें मिल रही हैं, तो आप पल्सेटिला प्रिस्क्राइब करोगे। तो अब इसके एलेंस की नोट्स में से इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि ये मेंटल्स इसके सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना तो इसमें भी देखो इसके मेंटल जनरल्स के कुछ बहुत खास बातें लिखी हुई हैं, जैसे इनडिसिसिव। तो पल्सेटिला के जो पेशेंट होते हैं वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। कोई पेशेंट आपके पास आई और वो बार बार अपने पति से पूछ रही है, अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि बताओ इसमें क्या करना है, बताओ इसमें आप ही बोल दो, आप ही कर दो। तो यहाँ पे भी देखो वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले रही। सो दिस इज़ अ मेंटल जनरल जो आपको खुद से कैच करना है, ये आपको वो बताएगी नहीं, ये आपको खुद से पकड़ना है, ठीक है। स्लो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, सैंडी हेयर, ब्लू आइज, पेल फेस। पेल फेस क्यों? एनीमिक होते हैं, पल्सेटिला की पेशेंट्स एनीमिक होती हैं। मूव टू लाफ्टर और टीयर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अफेक्शनेट, माइल्ड, जेंटल, टिमिड, यील्डिंग डिस्पोजिशन एंड इट इज़ द विमेंस रेमेडी। तो देखो अगर आप ये सारे जो कैरेक्टर है इनको देखोगे तो ये विमेन के अंदर प्रीडोमिनेटली ज़्यादा मिलते हैं कंपैरेटिवली मेल्स के कंपैरिजन में। ये विमेन के अंदर ये सारे माइल्ड होना, यील्डिंग होना, इनडिसिसिव, स्लो, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, ये सारी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पल्सेटिला मेल नहीं हो सकते, बहुत सारे मेल भी पल्सेटिला होते हैं और उसमें भी पल्सेटिला अगर आप प्रिस्क्राइब करोगे इट विल वर्क सो वेल। बट वही मेंटल्स और थर्स्टलेसनेस, ये दो कीनोट्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए एटलीस्ट। देन women inclined to be fleshy with scanty and protracted menstruation। यहाँ पे भी देखो scanty menses है, तो इसमें एमेनोरिया की हिस्ट्री रहती है, एनीमिया की हिस्ट्री रहती है पल्सेटिला के केसेस के अंदर, ठीक है। आप जब पास्ट हिस्ट्री लोगे तो आपको समझ आएगा इसमें एमेनोरिया की हिस्ट्री है, एनीमिया की हिस्ट्री सिंस चाइल्डहुड है, या प्यूबर्टी के बाद से ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन केसेस में आप पल्सेटिला सोचोगे, ठीक है। सेम गोज विथ ग्रेफाइट्स, इसीलिए बोला जाता है बट पल्सेटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्रेफाइट्स इज एट क्लाइमेक्टेरिक। तो ये लाइन भी याद रखना। मेंटल जनरल्स पे आ गए। वीप्स इजीली, बहुत जल्दी रोने लग जाएगी, अपने सिम्टम बताते हुए भी रोने लग जाएगी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग। और अगर थैंक यू बोलने पे कोई रोने लग जाए, अपना सुपरफिशियल इमोशंस दिखाने लग जाए, तो वो लाइकोपोडियम होता है। देन फील्स बेटर बाय कंसोलेशन। आप पल्सेटिला के पेशेंट को मनाओगे ना थोड़ी देर, वो मानेगी, उसे अच्छा लगेगा, वो चाहती है, वो रोती ही इसलिए है। तो ये देखो बिल्कुल पिक्युलैरिटी है फीमेल कैरेक्टर की। तो ये इसीलिए इसे विमेंस रेमेडी कहा गया है, ठीक है, कि फील्स बेटर बाय कंसोलेशन। देन फिजिकल जनरल्स में देखोगे तो स्पेशली इन डिजीज ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे भी विमेन बोल रहा है और चिल्ड्रन बोल रहा है, क्योंकि बच्चे भी बहुत जल्दी रो जाते हैं, बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली डेलिकेट होते हैं। द फर्स्ट सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू प्यूबरिक एज। मैंने बोला ना प्यूबर्टी से ही उसकी कंप्लेंट शुरू हो गई होंगी और वो बोलेगी तब से ही कुछ ठीक नहीं हुआ। एनीमिया होगा, क्लोरोसिस होगा, ब्रोंकाइटिस, थाइसिस, ये सब की डेट बोलेगी ये प्यूबर्टी से हो रहा है, प्यूबर्टी से हो रहा है, प्यूबर्टी से हो रहा है। तो जितनी भी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बिल्कुल हिस्ट्री आपको मिल रही है कि प्यूबर्टी के टाइम से ही ऐसी चीज़ें शुरू हो गई, तो उनमें आप पल्सेटिला सोचोगे, ठीक है। सिक्रीशंस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिक्रीशंस का। जैसे हम काली सल्फ में पढ़ते हैं, नेट्रम सल्फ में पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ग्रीनिश येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है ना, तो वैसे ही पल्सेटिला के अंदर भी येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है, इसीलिए हम काली सल्फ को शुजलर्स पल्सेटिला कहते हैं। और एक और चीज़ जो मैच करती है वो है वॉन्डरिंग पेन्स, वॉन्डरिंग नेचर ऑफ पेन्स, कभी यहाँ कभी वहाँ।
ठीक है, तो ये बातें याद रखना। सिम्टम्स एवर चेंजिंग, अगला सिम्टम वही लिखा हुआ है कि हमेशा इसके सिम्टम बदलते रहेंगे। नो टू चिल्स अलाइक, नो टू स्टूल्स अलाइक, नो टू अटैक्स अलाइक। तो हर बार सिम्टम चेंज हो रहा है, जितनी बार पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उतनी बार सिम्टम चेंज हो रहा है। तो इन केसेस के अंदर हम पल्सेटिला सोचते हैं। वेरी वेल 1 आवर, वेरी मिजरेबल द अदर, 1 घंटे बहुत सही रहा, अगले घंटे फिर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। ठीक है, अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, अब देखो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है, तो इग्निशिया इज द रेमेडी फॉर कॉन्ट्राडिक्शंस, तो इसीलिए इग्निशिया के साथ यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है। पेन्स ड्रॉइंग, टीयरिंग, एरेटिक, रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कभी यहाँ पेन हो रहा है कभी वहाँ पेन हो रहा है, तो रैपिडली शिफ्टिंग पेन, ये भी इसका की नोट है, जैसा कालीबाई क्रोमिकम, लैक कैनाइनम और मैंगेनम एसिटिकम में होता है। ठीक है, आर अकम्पनीड विथ कॉन्स्टेंट चिलीनेस, जितना ज़्यादा पेन द मोर सीवियर द पेन द मोर सीवियर द चिल, मतलब पेन के साथ ठंड लगेगी। ठीक है, पेन विद नम्बनेस किस में होता है, तो कैमोमिला जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने बताया था, बाकी प्लेटिना में भी होता है पेन विद नम्बनेस। ठीक है, द मोर सीवियर द पेन द मोर सीवियर द चिल। अपीयर सडनली, लीव ग्रेजुअली, अपीयर सडनली, लीव सडनली, बेलाडोना, यूपेटोरियम, है ना, अपीयर, और मैकफॉस, अपीयर सडनली बट लीव ग्रेजुअली, तो ये पल्सेटिला के अंदर होता है। ठीक है, देन और टेंशन मच इंक्रीजेज अंटिल वेरी एक्यूट एंड लेट्स अप थिंग विद अ स्नैप ऑन फर्स्ट मोशन, और एकदम से आएगी कंप्लेंट, अपीयर सडनली, और धीरे धीरे जाएगी। फिर थर्स्टलेसनेस विद नियरली ऑल द कंप्लेंट्स, मैंने बोला ना इसका मेन की नोट ही थर्स्टलेसनेस और मेंटल जर्नल्स है, तो मेन की नोट है थर्स्टलेसनेस विद नियरली ऑल द कंप्लेंट्स, जैसे इपिकैक में मैंने आपको बताया था नॉजिया विद ऑल द कंप्लेंट्स, वैसे ही पल्सेटिला में थर्स्टलेसनेस अकम्पनीड विद ऑल द कंप्लेंट्स। मम्स, मेटास्टेसिस टू मैमे और टेस्टिकल, तो मैमे में और टेस्टिकल्स में, अगर ब्रेस्ट में और टेस्टिकल्स में मेटास्टेसिस हो रहा है मम्स का, तो उसमें मतलब ऑर्काइटिस हो रहा है या फिर मेस्टाइटिस हो रहा है मम्स के बाद, तो उसमें आप सोचोगे। ठीक है, स्लीप वाइड अवेक इन द इवनिंग, शाम में बिल्कुल जगा रहेगा, डज नॉट वांट टू गो टू बेड, फर्स्ट स्लीप रेस्टलेस एंड अस्लीप व्हेन इट इज टाइम टू गेट अप, अवेक्स लैंग्विड अनरिफ्रेश्ड, देखो अनरिफ्रेश्ड उठेगा ये। और नक्श भूमिका भी मैंने जब आपको पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको ये बताया था कि वो भी अनरिफ्रेश्ड उठता है, वो भी वेकिंग आवर्स में सो जाता है। ठीक है, फिर स्टाइज, स्पेशली ऑन अपर लिड, अपर लिड पे अगर स्टाइज हो रहे हो, और अगर लोअर लिड पे हो रहे हो तो क्या कौन सी मेडिसिन होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, अपर लिड पे हो रहे हैं तो ये होती है, और स्टेफिसेग्रिया हो गई, ग्रेफाइड्स हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, कोनियम हो गई, ये सारी स्टाइज की बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने जब स्टाइज वाला वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था। तो स्टाइज के थेरेप्स में, बट इसका कॉजेशन याद रखना रिच फूड और पोक की वजह से। देन ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ इन द मॉर्निंग विदाउट थर्स्ट, मुंह सूख रहा है फिर भी प्यास नहीं लग रही, जैसे नक्स मॉस्केटा में होता है। माउथ मॉइस्ट, मतलब मुंह गीला है और फिर भी प्यास पे प्यास लगे जा रही है, तो ये मर्क्यूरियस में होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है उसके अंदर। टूथेक रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर, अब कोल्ड वाटर इन द माउथ में और भी रेमेडीज हैं, ब्राइनिया, कॉफिया, एपिस, बोरेक्स, बिस्मथ, और गर्म चीज़ों से गर्म चीज़ों से उसे और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वर्स फ्रॉम वार्म थिंग्स एंड हीट ऑफ रूम। फिर जीआईटी, मैंने आपको जब एंटीमोनियम क्रूडम पढ़ाई थी तो और इपिकैक पढ़ाई थी, इपिकैक में बताया था कि इट इज़ अ रेमेडी व्हेन गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट इन द केस, तो उसमें एक रेमेडी पल्सेटिला भी होती है व्हेन गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट, तो जीआईटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अब इसमें देखेंगे तो गैस्ट्रिक डिफिकल्टी फ्रॉम ईटिंग रिच फूड, अब पूछा जाए कि डायरिया हो रहा है केक के बाद, पेस्ट्री के बाद, तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन सोचोगे, तो पल्सेटिला इज द रेमेडी। आफ्टर पॉर्क और सॉसेज, द साइट और इवन द थॉट ऑफ पॉर्क केसेस कॉजेज डिस्गस्ट, बैड टेस्ट इन द मॉर्निंग, और बैड टेस्ट होगा मॉर्निंग के अंदर। ऑल गोन सेंसेशन इन टी ड्रिंकर्स, अब डायरिया अगर टी ड्रिंकर्स में हो रहा हो तो वो थूजा होती है, और ऑल गोन सेंसेशन हो रही हो तो वो पल्सेटिला। ठीक है, डायरिया ओनली और यूजुअली एट द नाइट, अगर रात के समय डायरिया हो रहा हो तो बिल्कुल रात के समय इसमें डायरिया होता है। इसमें देखो आपको ये बात याद रखनी है कि जो मेंसेस होते हैं वो डे के समय में होते हैं, और जो डायरिया होता है वो रात के समय पे होता है। ठीक है, ओनली और यूजुअली एट नाइट, वाटरी, ग्रीनिश येलो, वेरी चेंजेबल, सून एज दे ईट, फ्रूट की वजह से, कोल्ड फूड की वजह से, ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स की वजह से, इन सब की वजह से अगर डायरिया हो रहा हो। ठीक है, देन आर्सेनिक ब्रायनिया में ऐसा होता है ईटिंग पियर्स से, वेरेट्रम चाइना में होता है, अनियन से होता है थूजा में, ऑयस्टर से ब्रोमियम और लाइकोपोडियम में, मिल्क से कैल्केरिया, नेटकाब, निकोलम,
निकोलमेट और सल्फर में होता है। देन ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर से कैम्फर और जिंक में होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि अगर डायरिया हो रहा हो फ्रूट से, कोल्ड ड्रिंक से या फिर आइसक्रीम से तो आर्सेनिक ब्राइन या पल्सेटिला, पियर से हो रहा हो तो वेरेट्रम चाइना, अनियन से हो रहा हो तो थूजा, ऑयस्टर से हो रहा हो तो ब्रोमियम और लाइकोपोडियम, मिल्क से हो रहा हो तो कैलकेरिया एंड नैटकाब एंड निकोलमेट एंड देन सल्फर, ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर से हो रहा तो कैम्फोरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ऑयस्टर्स में ना थूजा के साथ लाइकोपोडियम भी लिख लेना, ठीक है। देन डीरेंजमेंट्स एट प्यूबर्टी, यहाँ पे भी देखो प्यूबर्टी के टाइम पे जो डीरेंजमेंट्स हो रहे हैं, मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग द फीट वेट, गेटिंग द फीट वेट से होने वाली एलिमेंट्स रस्टॉक्स में होती है, इलियम सीपा में होती है ना। टू लेट स्कैंटी स्लाइमी पेनफुल इरेगुलर इंटरमिटेंट फ्लो विद इवनिंग चिलीनेस, यहाँ पे भी जैसे पेन के साथ चिलीनेस आ रही थी वैसे यहाँ पे भी चिलीनेस आ रही है, ठीक है। विद इंटेंस पेन एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस एंड टॉसिंग अबाउट, जैसे मैकफॉस का पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होता है, बहुत पेन रहता है उसमें, डिसमेनोरिया के केसेस, तो डिसमेनोरिया के केसेस में आप पल्सेटिला भी दे सकते हो, थेरैप्स में लिख लेना पल्सेटिला मैकफॉस, ठीक है। फ्लो मोर ड्यूरिंग द डे, और ड्यूरिंग द डे अगर फ्लो मोर हो तो उसके लिए ना एक निमोनिक होता है CCLP, जिसमें कॉस्टिकम, कैक्टस, लिलियम टिग और पल्सेटिला आती है, कॉस्टिकम, कैक्टस, लिलियम टिग और पल्सेटिला। एंड लाइन डाउन पे अगर हो रहा हो तो क्रियोसोट। डिलेड फर्स्ट मेंसेस, अब पल्सेटिला का मेन कीनोट भी हो सकता है डिलेड फर्स्ट मेंसेस। पेशेंट आपके पास आई और आपने उनसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली और आपको पता चला उनका जो मेनार्क है वो 16 ईयर्स पे आया, तो ये डिलेड फर्स्ट मेंसेस है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप पल्सेटिला सोचोगे, ठीक है। देन थ्रेटेंड अबॉर्शन, तो देखो थ्रेटेंड अबॉर्शन के लिए भी पल्सेटिला अच्छा काम करती है। फ्लो सीजेज एंड देन रिटर्न्स विद इंक्रीज फोर्स, सबाइना, सिकेल कोर, पल्सेटिला। सबाइना सिकेल कोर में क्या है, स्पेशली एट द 3rd मंथ, इसमें क्या है, थ्रेटेंड अबॉर्शन लिखा है, फ्लो सीजेज एंड देन रिटर्न अगेन, एक बार एमेनोरिया हुआ और वापस से फिर से आ गया, तो यहाँ पे देखो थ्रेटन हो रहा है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, तभी एमेनोरिया, प्रेगनेंसी के टाइम पे एमेनोरिया रहना चाहिए, बट फ्लो रिटर्न अगेन, पेन स्पाज्मोटिक, एक्साइट सफोकेशन एंड फेंटिंग, मस्ट हैव फ्रेश एयर, और वो फ्रेश एयर में जाना चाहिए। तो पल्सेटिला की जो फीमेल होती है वो वार्म रूम में नहीं रह सकती, जैसे अभी मैं वार्म रूम में बैठा हूँ, वो यहाँ नहीं बैठ सकती, उसे फ्रेश एयर चाहिए, ठीक है। एक्साइट सफोकेशन एंड फेंटिंग, मस्ट हैव फ्रेश एयर, अनेबल टू ब्रीथ वेल और इज चिली इन अ वार्म रूम, देखो वार्म रूम में नहीं बैठ सकते, चिली इन अ वार्म रूम। नर्वसनेस इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल्स, तो जो इन्हें नर्वसनेस फील होती है वो एंकल्स के अराउंड ज़्यादा फील होती है, कि एंकल्स मतलब ऐसा लगेगा वीकनेस है, एंकल्स वीक हैं या उनमें कुछ ऐसा है कि बार बार मुड़ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ों में आप पल्सेटिला सोचोगे। कार्बो एनिमैलिस भी सोचते हैं हम, अगर एंकल्स टर्न कर जाती हैं बार बार, लिडम भी सोचते हैं, ठीक है, जलसीमियम भी सोचते हैं, बट पल्सेटिला इज ऑल्सो जिसमें वहाँ पे नर्वसनेस फील होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो टर्न ही करेगी, ऐसा लगेगा वहाँ वीकनेस है, नर्वसनेस है थोड़ी। एग्रीवेशन वार्म क्लोज रूम में होगा, इवनिंग के टाइम पे, ट्विलाइट पे, ऑन बिगिनिंग टू मूव, लेफ्ट साइड पे या पेनलेस साइड पे लेटने से एग्रीवेशन, वेरी रिच फूड, फैट इनडाइजेस्टिबल फूड, प्रेशर ऑन द वेल साइड इफ इट बी मेड टुवर्ड द डिजीज साइड, वार्म एप्लीकेशंस, हीट, इन सब से इसको एग्रेवेशन होता है। जैसे काली म्यूर, और काली म्यूर जो है वो इसकी केमिकल एनालॉग भी है। एमिलरेशन होगा ओपन एयर में, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, प्रेशर से, जैसे ब्राइनिया में होता है, कोल्ड और कूल रूम से, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स, कोल्ड एप्लीकेशन, जैसे काली म्यूर, तो काली म्यूर इसकी केमिकल एनालॉग भी है, ठीक है। देन काली म्यूर में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री भी है इसकी, काली म्यूर, लाइकोपोडियम, साइलीशिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और काली म्यूर इसकी केमिकल एनालॉग भी है। साइलीशिया इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला इन नियरली ऑल द कंप्लेंट्स, तो पल्सेटिला आपने एक्यूट केस के लिए दी, पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो आप साइलीशिया दे सकते हो। follows and is followed by कालीम्यूर, one of the best remedies which to begins the treatment of a chronic case, ठीक है। तो क्रॉनिक केस का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए पल्सेटिला, कैलकेरिया, सल्फर, और किससे नहीं शुरू करनी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, लाइकोपोडियम। देन पेशेंट्स एनीमिक और क्लोरोटिक हु हैव टेकन मच आयरन, क्विनिन एंड टॉनिक्स इवन ईयर्स बिफोर, तो देखो पेशेंट अभी भी एनीमिक है बट वो आपको हिस्ट्री भी बताएगा एनीमिया की और बोलेगा मैंने उस समय पे ये टॉनिक लिए थे, तो ऐसे केसेस में आपको पल्सेटिला सोचनी है। एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ कैमोमाइल, क्विनीन, मर्करी, टी ड्रिंकिंग और सल्फर से, ठीक है। फॉलोज वेल, अच्छा काम करती है ये काली बाइक्रोमिकम, लाइकोपोडियम, सीपिया, साइलीशिया और सल्फर के बाद। सो दिस वाज अबाउट पल्सेटिला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगली जो हमारी मेडिसिन है वो रस्टॉक्स है, एंड रस्टॉक्स
को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। पॉइजन ओक इसका नाम होता है एंड एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग कर देती है। अब एनाकार्डियेसी फैमिली से और कौन बिलोंग करता है, तो रस्टॉक्स की तरह एनाकार्डियम भी एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब एनाकार्डियम और रस्टॉक्स में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल ओवर एक्सर्शन रस्टॉक्स, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल ओवर एक्सर्शन एनाकार्डियम। तो ये बात याद रखना, एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल ओवर एक्सर्शन रस्टॉक्स, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल ओवर एक्सर्शन एनाकार्डियम। ठीक है। अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ रूमेटिक डायथिसिस, तो इसमें ना जॉइंट पेन या रूमेटिज्म, कहीं पे भी जो पेन हो रहा हो वो, और ये कौन से टिश्यू को अफेक्ट करती है? मेरे को याद है मेरे से वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से टिश्यू को अफेक्ट करती है, तो ये शीथ्स और एपोनेरोसिस, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सब को अफेक्ट करती है। ठीक है, शीथ्स एंड एपोनेरोसिस। इसीलिए जब कंटिन्यूड मोशन होता है तो धीरे धीरे इसको आराम पड़ने लग जाता है, क्योंकि ये शीथ्स और एपोनेरोसिस को अफेक्ट करता है। वहाँ पे धीरे धीरे वार्मथ आने लग जाती है, धीरे धीरे उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूड मोशन से रस्टॉक्स को आराम मिलता है। ठीक है। थर्मल रिएक्शन इसका भी चिली है, और ये एक राइट साइडेड रेमेडी होती है, बट इसकी 5 कंप्लेंट्स लेफ्ट साइडेड होते हैं, वो भी देखेंगे। ग्रेट एप्रीहेंशन, अब रात के समय इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसको आप डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर से भी याद कर सकते हो। रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है वो रात के समय ज़्यादा दिक्कत करने लग जाता है, ज़्यादा अपने अंदर से टॉक्सिन्स रिलीज करने लग जाता है, इसीलिए रात के समय रस्टॉक्स के पेशेंट के अंदर भी एग्रेवेशन होता है, और उसको ऐसा लगता है वो उसे कोई पॉइजन कर देगा। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, कैन नॉट रिमेन इन बेड। ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, अब इसके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस पूरी मटीरिया मेडिका में कुछ ही जगह पे ड्रीम दे रखे हैं इस बुक में, है ना। अब जहाँ पे दे रखे हैं सो दोज आर सो इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही रस्टॉक्स में दे रखे हैं कि इसको किस चीज़ के ड्रीम आते हैं, तो इसको ना काम करने के ड्रीम आते हैं। ग्रेट एक्सर्शन, कि ये स्विमिंग कर रहा है, रोइंग कर रहा है, वर्किंग हार्ड एट इज डेली ऑक्यूपेशन। जैसे ब्रायनिया को बिजनेस के बारे में थॉट्स आते हैं ना, वैसे रस्टॉक्स को अपने डेली ऑक्यूपेशन के बारे में ही ड्रीम आते हैं। क्यों? इसने ना उस जगह पे बहुत ज़्यादा फिजिकल ओवर एक्सर्शन किया है, जिसकी वजह से वो मेंटली भी उस चीज़ को ही करे जा रहा है अभी तक भी, ये उस, तो वो चीज़ उसको ड्रीम में दिख रही है। ठीक है। देन बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट, मैंने आपको बताया था रस्टॉक्स और गेटिंग फीट वेट में अभी पल्सेटिला हम पढ़ के आए हैं, है ना। फिर स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड, तो कोई बहुत ज़्यादा काम करके आया, पसीने में भीगा हुआ और एकदम से नहा लिया जाके, तो उसके बाद अगर उसे खांसी जुकाम हो गया तो आप उसे रस्टॉक्स दोगे। एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट मसल और टेंडन, जैसा मैंने आपको नक्स वोमिका वाले वीडियो में पढ़ाया था, और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कैलकेरिया कार्ब, रस्टॉक्स, नक्स वोमिका। ठीक है। ओवरलिफ्टिंग, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई टू रीच अप थिंग्स, मैंने यही एग्जांपल दिया था कि कोई दुकान पे काम करता है और उसे बार बार एक ही यही मूवमेंट करना है, रीचिंग अप टू हाई थिंग्स। उसके बाद उसको स्प्रेन स्ट्रेन आ गए, तो उसमें आप क्या दोगे? रस्टॉक्स। देन लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, गीली जमीन पे सो गया, वो कोटला है ना, हमारे कॉलेज के पास कोटला एक जगह है, और वहाँ की एक कहानी बताई थी हमारे सर ने जब हमें रस्टॉक्स पढ़ाई थी, कि वहाँ पे पेशेंट जो है एक दिन जुकाम की कंप्लेंट लेके आया और पूछा गया कि क्या क्या शेड्यूल है, तो उसने बताया रात को ना वो बोरी बिछा के सोता है जूट की, और उस जूट की बोरी को थोड़ा गीला कर लेते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो देखो लाइंग ऑन डैम ग्राउंड से उसको एलिमेंट्स हुआ, तो उसको दी गई रस्टॉक्स एंड वो ठीक हो गया। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरीज आप बना के रखोगे तो आपको याद हो जाएगी सारी मेडिसिन। टू मच समर बेथिंग इन लेक और रिवर, कोई धूप बिल्कुल कड़ाके की धूप हो रखी है और उस समय वो लेक में रिवर में नहा रहा है, तो एक तरफ देखो उसको स्वेटिंग हो रही होगी, थोड़ा बॉडी में हीट जनरेट हो रही होगी सनलाइट की वजह से, और दूसरी तरफ वो वेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी देखो वही आ रहा है, बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड। तो इन सब केसेस के अंदर रस्टॉक्स अच्छा काम करती है। फाइब्रस टिश्यूज को अफेक्ट करती है, स्पेशली जो राइट साइड ऑफ द बॉडी में होते हैं उनको। ठीक है, राइट साइड, जैसे लाइकोपोडियम राइट साइड है वैसे ये भी, एंड रोडोडेंड्रॉन भी होती है। और अगर सीरस टिश्यू को अफेक्ट करे, जैसे प्लूरल एफ्यूजन, सीरस कैविटीज में एक्सुडेशन हो जाना, तो उसमें ब्रायनिया होती है ना। फिर ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, बट इसमें जो रेस्टलेसनेस है वो कौन से लेवल की? फिजिकल रेस्टलेसनेस है। आर्सेनिक में मेंटल रेस्टलेसनेस है, और आर्निका में भी, वो एकोनाइट में भी मेंटल रेस्टलेसनेस है, तो आपको याद रखना है। फिर कैन नॉट रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। ठीक है, और एक जगह वो नहीं बैठ सकता, उसे बार बार अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? ऐसा करने से उसे पेन में आराम मिलता है, और एंग्जाइटी की वजह से अगर कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो वो आर्सेनिक एल्बम होते हैं। फिर
रेस्टलेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजिशन, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, तो ओपन एयर से बहुत सेंसिटिव है। अभी हमने जब मैग फॉस पढ़ी थी तब भी उसमें ग्रेट ड्रेड ऑफ ओपन एयर था, और हिपासल पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो चिली रेमेडीज है ना, इनका कैरेक्टर है ये, पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग ऑन कफ, अगर वो अपना हाथ भी निकाल लेगा ना चद्दर से बाहर तो उसे खांसी आने लग जाएगी। बेराइटा काब एक्सट्रीमली चिली, हिपासल एक्सट्रीमली चिली, रेस्टॉक्स एक्सट्रीमली चिली। ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग, अब रेस्टॉक्स का पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पीता है और उसकी टंग फिर भी ड्राई रहती है। पेन एज इफ स्प्रेन, ऐसा लगेगा कि जो मसल या टेंडन है वो अपनी जगह से खिंच गया है, वॉज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, और ऐसा लगेगा कि बोन को किसी ने चाकू से बिल्कुल ऐसे स्क्रेप कर दिया है। स्क्रेपिंग का मतलब समझ रहे हो, ऐसे खुरच देना, ठीक है, इतना पेन होगा। वर्स आफ्टर मिडनाइट में सबसे ज़्यादा होता है। वेट रेनी वेदर अफेक्टेड पार्ट्स सोर टू टच, और जो अफेक्टेड पार्ट्स होंगे वो छूने भी नहीं देगा, सोर टू टच, उन्हें दर्द होगा, कहेगा यहाँ दर्द हो रहा है। और पर्सपायरेशन से इसको और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, पर्सपायरेशन से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देन वर्टाइगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, वर्स व्हेन लाइंग डाउन, वर्टाइगो है, चक्कर आ रहे हैं उसे कब, जब वो खड़ा है या वॉक कर रहा है, और जब लेटेगा तो और वर्स हो जाएंगे, क्योंकि चलने फिरने से कॉन्टिन्यूड मोशन से तो उसको जनरली रिलेटिवली आराम मिलता है, ठीक है। बेटर व्हेन लाइंग डाउन अगर हो रहे हो तो एपिस में होते हैं, और एग्रेवेशन होगा राइजिंग फ्रॉम लाइंग से और स्टूपिंग से, आगे की तरफ झुकेगा स्टूप करेगा तो उससे, जैसे ब्राइनिया में होता है, आयरनिंग से, है ना, आयरनिंग से हेडेक में एग्रेवेशन होता है। फिर हेडेक, ब्रेन फील्स लूज व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड, सेंसेशन ऑफ श्वासिंग इन ब्रेन, ऐसा लगेगा ये जो ब्रेन टिश्यू है ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में जानते हो तो उसके अंदर ना एट्रोफी हो जाती है, छोटा हो जाता है ब्रेन, तो छोटा हो जाएगा तो ऐसी सेंसेशन आएगी। तो अल्जाइमर के केसेस में भी हम रेस्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूपिफाइंग फ्रॉम बियर, रिटर्न्स फ्रॉम, एग्रेवेशन है बियर से और हेडेक होता है बियर से, ठीक है। रिटर्न्स फ्रॉम लीस्ट चैग्रिन, एग्रेवेशन फ्रॉम सिटिंग लाइंग इन कोल्ड, एम्लरेशन होगा वार्मथ और मोशन, वार्मथ और कॉन्टिन्यूड मोशन से उसको हमेशा एम्लरेशन, क्योंकि चिली रेमेडी है और वार्मथ चलने फिरने से तो उसको आराम है ही, साथ में वार्मथ किस लिए, क्योंकि चिली रेमेडी है। फिर कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड, यहाँ पे फीवर ब्लिस्टर्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड चिन, तो ये नेट म्यूर में भी होता है, ठीक है। नेट म्यूर भी जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये। देन टंग ड्राई सोर क्रैक, ट्रायंगुलर रेड, अब ट्रायंगुलर रेड रेस्टॉक्स का पैथोग्नोमिक है, टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, और टंग पे इम्प्रिंट मतलब इंडेंटेड टंग होगी, जैसे चिलिडोनियम पोडोफाइलम में होती है, ठीक है, मर्क्यूरियस में भी इंडेंटेड होती है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में डायरिया विद बिगिनिंग टाइफाइड, अब देखो ये बहुत पिक्यूलर सिम्टम है, क्यों, टाइफाइड जब शुरू हो रहा होता है तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बट यहाँ पे डायरिया हो रहा है, इनवॉलेंट्री विद ग्रेट एग्जॉशन, टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स में पेन हो रहा होगा, टीयरिंग पेन, और ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ स्टूल। तो ये जो सिम्टम्स है ये बहुत पिक्यूलर सिम्टम्स है रेस्टॉक्स के, डायरिया ऑन बिगिनिंग टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड की शुरुआत में होना क्या चाहिए, कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मल फिजियोलॉजी देखी जाए तो, नॉर्मल पैथोलॉजी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटल्स इन्फ्लेम्ड, एरिसेपिलेटस एंड एडेमेटस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप देखोगे तो ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग द चिल, इंटरमिटेंट फीवर में, और कफ के साथ टेस्ट ऑफ ब्लड आएगा, कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड। हिमोप्टाइसिस फ्रॉम ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा खांसेगा तो खून भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। बैक में देखेंगे तो पेन बिटवीन द शोल्डर ऑन स्वेलोइंग, यहाँ शोल्डर के बीच में पेन होगा जब कुछ सॉलो करेगा। पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक, लोअर बैक में पेन और स्टिफनेस है। एग्रेवेशन होगा सिटिंग और लाइंग से, लेटने बैठने से उसे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी, और चलता रहेगा या किसी हार्ड चीज़ पे लेटेगा तो उसे आराम मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट, लेमनेस होगी, स्टिफनेस होगी, और पहली बार जब चल के उठेगा तो उस समय दर्द होगा, बट कंटिन्यूड मोशन करते करते आराम मिल जाएगा। देन मस्कुलर रोमैटिज्म, लेफ्ट साइडेड सियाटिका, देखो कोलोसिंथ में भी लेफ्ट साइडेड, वैसे राइट साइडेड रेमेडी है बट इसमें ये लेफ्ट साइडेड है। तो लेफ्ट साइडेड इसमें क्या क्या होता है, पेरोटाइटिस, एरिसेपिलस, लेफ्ट साइडेड सियाटिका, लेफ्ट आर्म में पेन होता है और हार्ट डिजीज होती है, ठीक है। तो पेरोटाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी लेफ्ट साइड की। फिर एरिसेपिलस होगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट सियाटिका पेन होगा लेफ्ट साइड में, एकिंग इन लेफ्ट आर्म होगी विद हार्ट डिजीज, ये सारा लेफ्ट साइड के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी कौन सी कंप्लेंट्स लेफ्ट साइडेड है। एकिंग इन लेफ्ट आर्म विद हार्ट डिजीज ये हो गया, और
फिर नर्वस सिस्टम में देखेंगे पैरालिसिस विद नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, पैरालिसिस है विद नंबनेस फ्रॉम गेटिंग वेट ऑन लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, डैम्प ग्राउंड पे सोने की वजह से अगर किसी को हो रहा, एक्सर्शन की वजह से, पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन, सेक्सुअल एक्सेसिस की वजह से, मलेरिया की वजह से या टाइफाइड की वजह से, अगर पैरालिसिस ऑफ लिम्स हो रहा और साथ में टॉसिस हो रहा, टॉसिस लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस का जब पैरालिसिस हो जाता है तो उसकी वजह से ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाती है, तो उसको हम टॉसिस कहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हों तो उसमें रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। पैरालिसिस के केसेस के लिए अच्छी मेडिसिन है रस्टॉक्स, और इसके बारे में आप और भी चीज़ें पढ़ना, ठीक है। देन व्हेन एक्यूट डिजीज एज्यूम आर टाइफाइड फॉर्म, फीवर के अंदर इंडिकेशन क्या है, जब एक्यूट डिजीज एक टाइफाइड की तरफ बढ़ रहे हो। डायरिया विद बिगिनिंग टाइफाइड, इनवॉलेंट्री विद ग्रेट एग्जॉशन, डायरिया है विद बिगिनिंग टाइफाइड और इनवॉलेंट्री है और बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल पास करते हुए टीयरिंग पेन होगा। एरिसेपिलस भी देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेसिकुलर, अब जो रस्टॉक्स की कंप्लेंट होती है इसके जो वेसिकल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, याद रखना, येलो वेसिकल्स, मच स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, इचिंग, स्टिंगिंग, ठीक है। एक्ने के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। एंड एग्रेवेशन बिफोर अ स्टॉर्म, तूफान आने से पहले, बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। कोल्ड या वेट रेनी वेदर, वेट रेनी वेदर में एग्रेवेशन है। नाइट में स्पेशली आफ्टर मिडनाइट, गेटिंग फीट वेट से एग्रेवेशन है वाइल पर्सपायरिंग। एंड रेस्ट के टाइम पे, क्यों, प्लांट की ना विरुलेंस बढ़ जाती है रात को, तो इसीलिए नाइट में एग्रेवेशन है, ये इसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। फिर एमलरेशन वार्म ड्राई वेदर, क्योंकि चिली रेमेडी है तो याद रखना वार्म से, ड्राई वेदर से, रैपिंग अप से, वार्म और हॉट थिंग्स, मोशन से, चेंज ऑफ पोजीशन से, मूविंग अफेक्टेड पार्ट से, इन सब से इसको एमलरेशन होता है। Great characteristic of Restox is that with few exceptions the pain occur and are aggravated during repose, जब सोने जाएगा तो पेन होगा, एंड एमिलरेटेड बाय मोशन, और जब चलता फिरता रहेगा तो पेन नहीं होगा। तो ये रेस्टॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इसे अलग से भी लिखा हुआ है सो दिस इज द थिंग जो आपको हर केस में ध्यान देनी है वाइल प्रिस्क्राइबिंग रेस्टॉक्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी ब्रायनिया, ठीक है, ब्रायनिया रेस्टॉक्स आपने पढ़ी होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फिर इनिमिकल है एपिस, एपिस से ना पहले ना बाद में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। कंपेयर करेंगे आर्निका के साथ, वही कि पूरी बॉडी सोर हो रखी है, ब्रायनिया के साथ वही, ये फाइब्रस टिश्यू को अफेक्ट कर, अगर सीरियस टिश्यू को अफेक्ट कर रहा होता तो कौन सी मेडिसिन हो जाती, ब्रायनिया, और उसमें भी पेन होता है, प्रेशर से आराम मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैच करती हैं। रोडोडेंड्रॉन, नेट्रम सल्फ, रोडोडेंड्रॉन में क्या होता है, थंडरस्टॉर्म से पहले सारी दिक्कत हो जाती है। नेट्रम सल्फ वही डैम्प वेट वेदर में लेटने से उसको और आराम और दिक्कत शुरू हो जाएगी। एंड सल्फर के साथ कंपेयर करेंगे। सीपिया ऑफन क्विकली एमिलरेट इचिंग एंड बर्निंग ऑफ रस्टॉक्स, अब रस्टॉक्स के पेड़ के पास कोई गया और उसको इचिंग बर्निंग होने लग गई तो सीपिया उसको कर सकती है, और वेसिकल कुछ ही दिनों में ड्राई अप हो जाएंगे। रस्टॉक्स को एंटीडोट, मतलब किसी को रस्टॉक्स की पॉइजनिंग हुई, ये एक पॉइजनस प्लांट होता है और शाम के समय इसकी विरुलेंस बढ़ जाती है, कोई इसके आसपास से गुजरेगा उसकी बॉडी पे इचिंग वेसिकल्स हो जाएंगे, तो ये पॉइजनिंग को एंटीडोट करने के लिए हाई पोटेंसी में से रस्टॉक्स दे दो एंड इट विल बी एंटीडोटेड। और डर्मेटाइटिस को कभी भी, मतलब ये जो डर्मेटाइटिस हुआ, ये जो इन्फ्लेमेशन होगी स्किन पे, इसको कभी भी मेडिकेटेड एप्लीकेशन से नहीं ट्रीट करना चाहिए, ये सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं, दे विल नेवर क्योर द केस, ठीक है। सो ये था रस्टॉक्स के बारे में, एंड आई थिंक वी हैव टाइम, तो हम एक और छोटी सी मेडिसिन पढ़ लेते हैं, रूटा। रूटा बहुत ही छोटी मेडिसिन है इसीलिए इसे कवर कर लेते हैं। इसमें आई और इंजरी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जीआईटी, ठीक है, आई, इंजरी और जीआईटी। तो आप देखो, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज आर पेनफुल, इसके प्रूवर भी डॉक्टर हैनेमैन है, और इसमें भी सेम वही पायरोजेन जैसा सिम्टम है, बेप्टीसिया जैसा सिम्टम है, कि जिधर भी लेटेगा उसे ऐसा लगेगा यहाँ पे पूरा किसी ने बहुत मारा है, बहुत पीटा है उसे, इतना ज़्यादा सोरनेस होगी बॉडी में, रेस्टलेसनेस होगी, और वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा फ्रीक्वेंटली व्हेन लाइंग डाउन, तो रेस्टलेसनेस है रेस्टॉक्स की तरह। ब्रूज्ड लेम सेंसेशन ऑल ओवर, पूरी बॉडी में ब्रूज्ड लेम सेंसेशन है, ऐसा लगेगा किसी ने बहुत मारा है डंडे से। आफ्टर अ फ्लो और ब्लो, फॉल और ब्लो, वर्स इन लिम्स एंड जॉइंट्स, और लिम्स और जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे आर्निका में होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर ना स्पर फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्क्रोफिलस एक्सोस्टोसिस कहते हैं, बोन के ऊपर ऑस्टियोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं, उसे स्पर कहते हैं। अब ये जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं ये मैकेनिकल इंजरीज के बाद ग्रो कर सकते हैं, रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से ग्रो कर सकते हैं, या इनका कभी कभी इडियोपैथिक भी होता है कि हमें नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है। तो इन सब केसेस में रूटा बहुत अच्छा काम करती है।
एरिसेपेलस हो रहा है, फ्रैक्चर्स होते हैं, एंड स्पेशली डिसलोकेशन अगर हो रही हो बोन्स की, तो उसमें रूटा अच्छा काम करती है, जैसे सिम्फाइटम भी अच्छा काम करती है। ठीक है, अब आई के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को स्ट्रेनिंग की वजह से फाइन वर्क करते करते बहुत ज़्यादा, जैसे कोई नीडल से रिलेटेड कुछ काम करता है, या बहुत फाइन एम्ब्रॉयडरी करता है, या बहुत ड्राइंग करता है, ठीक है, तो ये देखो ये सारे फाइन वर्क्स हैं, इनमें आंखों का बहुत इस्तेमाल होता है। अब इस आंखों के इस्तेमाल की वजह से अगर किसी आंखें वीक हो जाए तो उसमें हम रूटा सोचते हैं। एकिंग इन एंड ओवर आइज विद ब्लड विजन एज इफ दे हैड बीन स्ट्रेन्ड, ऐसा लगेगा उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन किया गया है। आफ्टर यूजिंग आइज एट फाइन वर्क, जैसे वॉच मेकिंग का जो काम होता है, वॉच को बनाना देखो कितना ज़्यादा क्राफ्टमैनशिप का काम है, तो उसमें देन एनग्रेविंग है ना, उसमें जैसे नाइटमेयर में होता है, एंड लुकिंग इंटेंटली, बिल्कुल ध्यान से किसी चीज़ को देखने से अगर हो रहा हो तो हम रूटा सोचते हैं। एम्ब्लायोपिया और एस्थेनोपिया फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ आई, और एनोमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर एनोमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, इनकी वजह से भी अगर किसी को ब्लड विजन हो रहा है या दिक्कत हो रही है देखने में, तो उसमें भी आप रूटा सोच सकते हो। फ्रॉम ओवर यूज इन बैड लाइट, कोई ये होता कैसे है, बैड लाइट मतलब कि डिम लाइट में पढ़ने की वजह से, या फिर फाइन स्विंग, ओवर रीडिंग एट नाइट, रात के समय ज़्यादा कोई ओवर रीडिंग कर रहा है, मिस्ट्री डिम विजन विद कंप्लीट ऑब्सक्यूरेशन एट अ डिस्टेंस, और थोड़े डिस्टेंस के बाद उसको कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर रूटा आप दे सकते हो। आइज बर्न, एक फील स्ट्रेन, हॉट लाइक बॉल्स ऑफ फायर, और आइज में जो सेंसेशन है वो ऐसा लगेगा पूरी गर्म हो गई है, ऐसा बॉल ऑफ फायर जैसा, ठीक है। जीआईटी में देखेंगे तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए भी रूटा बहुत अच्छी रेमेडी है। हम सिर्फ इसे इंजरी और आई तक ही सीमित रख पाते हैं, बट प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए भी इमीडिएटली ऑन अटेम्प्टिंग अ पैसेज फ्रॉम स्लाइटेस्ट स्टूपिंग, इमीडिएटली जैसे अगर कोई बिल्कुल स्टूल पास करने का और बोले कि एकदम से रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, ऐसे केसेस में आफ्टर कन्फाइनमेंट, प्रेगनेंसी के बाद, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, तो नक्स ओमेगा जैसा सिम्टम है, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग रहेगी इसको भी। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इनएक्टिविटी और इम्पेक्शन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज, मैकेनिकल इंजरीज के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आर्निका है ना। देन प्रेशर, यूरिनरी ब्लैडर में देखेंगे तो यूरिनरी सिस्टम में प्रेशर ऑन द ब्लैडर ऐसा लगेगा कॉन्टिन्यूसली फुल है, और हमेशा जो उसके अंदर जो ये सेंसेशन रहती है इवन आफ्टर यूरिनेटिंग भी रहती है, और ये इसको बार बार ना अर्जिंग होती रहेगी, फ्रीक्वेंट अर्जिंग रहती है, और बाद में अगर इसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि नहीं गया ये यूरिन पास करने, तो बाद में उसको यूरिन पास होगा ही नहीं, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स टू वॉइड, इट वॉज डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स टू वॉइड, स्कैंटी ग्रीन यूरिन, और इनवॉलेंटरीली भी पास हो सकता है। थाइसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज टू चेस्ट, किसी को मैकेनिकल इंजरी हुई चेस्ट से और उसकी वजह से टीबी का इन्फेक्शन हो गया उसको, जैसे मिलीफोलियम में हो सकता है, रूटा में हो सकता है, तो ये बात ना बहुत ध्यान से याद रखना, टीबी के लिए तो कभी सोचते भी नहीं है हम रूटा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी सिम्टम दे रखा है रूटा में। बैक एक रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन द बैक, बैक एक कैसे ठीक होगा, बैक पे ही लेटने से बैक एक में आराम मिल रहा है। लेमनेस आफ्टर स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन की वजह से स्पेशली रिस्ट और एंकल जॉइंट्स में अगर स्प्रेन्स आ गए हों तो उसमें रूटा बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक स्प्रेन्स में बोविस्टा और स्ट्रोंशियम काप भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि मैंने खुद भी ली थी, मेरा पैर एक बार मुड़ गया था तो मैंने स्ट्रोंशियम काप ली थी और रूटा ली थी, एंड अभी वो ठीक है बहुत ज़्यादा। स्किन में वॉट्स विद सोर पेन फ्लैट ऑन पाम ऑफ हैंड, इसमें पाम ऑफ हैंड में होता है, जैसा कि हमें नेट काप नेटम्यूर में, और अगर बैक ऑफ हैंड और फिंगर्स में हो रहे हो तो डल का मारा, ठीक है। आपको ये बताना अगर फेस पे वॉट्स हो रहे हो तो कौन सी मेडिसिन होती है, फेस पे वॉट्स, ठीक है, वॉट्स ऑन फेस। कंपेयर करेंगे इंजरी रेमेडी आर्निका के साथ, अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ, यूफ्रेशिया कोनियम फाइटोलेका, क्योंकि कोनियम यूफ्रेशिया फाइटोलेका ये सारी जो रेमेडीज है आई के लिए बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स एंड सिम्फाइटम इंजरीज की बहुत अच्छी रेमेडी है। आर्निका के बाद ये क्यूरेटिव प्रोसेस को, अगर जॉइंट्स के लिए आपने किसी को आर्निका दी और उसके बाद आपने रूटा दी, तो ये बहुत उस क्यूरेटिव प्रोसेस को हेस्टन कर देगी, जल्दी जल्दी करवा देगी। और अगर किसी को बोन इंजरी हुई और आपने उसको सिम्फाइटम दी, और सिम्फाइटम के उस प्रोसेस को आपको क्यूरेटिव प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड से करवाना है, तो आप रूटा दे सकते हो, ठीक है। बट जो मेडिसिन देने का जो एक रूल रहता है कि ओनली इफ द इम्प्रूवमेंट सीजेज, जब इम्प्रूवमेंट सीज कर जाए तब आप नेक्स्ट मेडिसिन दोगे, तो वो हमेशा आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में 3 ही मेडिसिन पढ़ते हैं, बाकी मेडिसिन दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। एंड रूटा तक हमने कर लिया, अब सिर्फ एस वाली रेमेडीज़ रह गई हैं और टी वाली, तो टोटल 5 ये, और
3 नाइट्रम ग्रुप की, तो टोटल 8 मेडिसिन बची हैं बस सेकंड ईयर की, उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।